सच का। बड़े बड़े बोल बोलने वाले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोला मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला को अमेरिका उनके ही देश से उठा ले गया। ट्रंप ने ऐसा खेल खेला कि एक रात में ही दुनिया दंग रह गई। तेल, सत्ता और सियासत के खेल में क्या अमेरिका ने रेड लाइन पार कर दी है, क्योंकि वेनेजुएला को चारों ओर से घेर करके अमेरिका ने जो हमला किया उसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है। बताया यह जा रहा है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और इसी पर ट्रंप कब्जा चाहते हैं। यही वजह है कि वेनेजुएला में मदुरो को हटाने के लिए अमेरिका की ओर से जो तमाम कोशिशें की गई, अमेरिका ने ये एक रात में करके दिखा दिया। सवाल ये भी, क्या मादुरो अब अमेरिकी कब्जे में हैं? तो क्या उनके दोस्त चीन, रूस, ईरान मिलकर अमेरिका पर पलटवार करेंगे? मादुरो गिरफ्तार हैं तो उनको लेकर वर्ल्ड वॉर होने की तैयारी है क्या? और अब देखिए, हम आपको कुछ और भी जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले आपको यह दिखा देते हैं कि आखिर किसने अब तक क्या कुछ कहा है और एक एक करके आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है। इसको लेकर जो अब तक बयानबाजी आ रही है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मादुरो और पत्नी सिलिया एडेला अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है, ये ट्रंप की ओर से कहा गया था। वेनेजुएला रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने कहा है कि यूएस देश को वश में नहीं कर पाएगा। यानी एक और अमेरिका तो यह दावा कर चुका है कि हमने राष्ट्रपति को अपने कब्जे में ले लिया है, हिरासत में रखा है, और अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे वेनेजुएला अभी भी ये कह रहा है कि हमें पूरा भरोसा है, देश को आप कब्जे में नहीं ले सकते। ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक है, ये शानदार ऑपरेशन रहा है। जो एयर स्ट्राइक हुई उसकी बात यहां ट्रंप की ओर से की गई। वेनेजुएला की ओर से कहा गया अमेरिकी सैन्य एक्शन का जवाब देंगे, डिफेंस प्लान एक्टिवेट हो चुका है। यानी अब आप ये समझिए कि स्थितियां दोनों तरफ से ऐसी हो चुकी है कि शायद एक और जंग का मुहाना खुल सकता है। और एक बार फिर अमेरिका की ओर से कहा जाता है ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने की सफलता का जश्न तक मनाया। दूसरी ओर वेनेजुएला की बात करें, इमरजेंसी लगा दी गई, यूएन की तत्काल बैठक बुलाने की भी मांग की गई है। अब देखना यह होगा क्या यूएन की ओर से बैठक होती है और अगर बैठक हुई तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब मादुरो ड्रग तस्करी में शामिल थे, यह दावा किया गया। तो फिलहाल देखिए, एक दावा जो अमेरिका की ओर से वेनेजुएला को लेकर के किया गया। अमेरिका के इस दावे का खंडन करते हुए वेनेजुएला की ओर से कहा गया है कि जो ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए हैं ये पूरी तरीके से झूठे आरोप है। अमेरिका की ओर से फिर कहा गया कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार छीन लिए, इसलिए यह हमला हुआ है। दूसरी तरफ वेनेजुएला की बात करें तो सेना देश में किसी भी बाहरी दखल का विरोध करेगी, ये सीधा सीधा कह दिया गया है। तो अब इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि यानी अभी ये जंग की आग और भड़कने वाली है। अमेरिका कहता है कि वेनेजुएला ने चीन, ईरान, रूस से तेल डील क्यों की। आपको याद होगा भारत के लिए भी इसी सख्त लहजे में अमेरिका ने कहा था कि रूस के साथ तेल की डील क्यों की गई और इस वजह से टैरिफ इंपोज कर दिया। वेनेजुएला के लिए ये कह रहा है कि आखिर दूसरे देशों के साथ में क्यों ये तेल डील हुई। वेनेजुएला की बात करें तो हमारी मर्जी, हम चाहे किसी भी देश से डील कर सकते हैं, ये सीधे सीधे वेनेजुएला की ओर से कहा गया है। तो देखिए, दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला की 4 शहरों पर मिसाइलों से हमला किया जिसने कि पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते। वेनेजुएला के 4 शहरों पर अमेरिका ने मिसाइलों से हमला किया। राजधानी कराकस के अलावा मिरांडा, अरागुआ, ला गुएरा में धमाके। धमाके इतनी तेज थे कि आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। वेनेजुएला में 7 धमाके हुए, आपातकालीन सायरन बजने लगे। अमेरिका ने वेनेजुएला पर आखिरकार हमला कर ही दिया। अमेरिकी मीडिया सीबीएस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद यह हमला किया गया है। अमेरिका के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला की राजधानी कराकस में पहले मंडराए।
फिर रक्षा मंत्री के घर और राजधानी कराकस में हवाई हमले करने लगे। अमेरिका पिछले कई महीनों से कैरिबियन क्षेत्र पर अपनी सेना को जमा कर रहा था। लैटिन अमेरिका के पास यूएसएस गेराल्ड R4 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद था, जिसने संकेत दिए थे कि अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर अटैक कर सकता है। वेनेजुएला की लंबे समय तक सैन्य घेराबंदी के बाद अमेरिकी सेना ने ये जमीनी हमला किया। शनिवार तड़के राजधानी कराकस में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले कराकस में पहला हमला रात करीब 2 बजे हुआ। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। हमले के वायरल वीडियो में शहर के ऊपर कम ऊंचाई से गुजरते करीब 10 विमान नजर आए। दावा है कि वेनेजुएला के मिलिट्री ठिकानों को तबाह किया गया। कराकस में ला कार्लोटा एयरपोर्ट के पास भी बमबारी हुई। द वॉर जोन की रिपोर्ट में डिफेंस एक्सपर्ट्स और ओपन सोर्स एनालिस्ट के हवाले से कहा गया कि ये हमले हेलीकॉप्टर MH-47 चिनूक और MH-60 ब्लैक हॉक से हो सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर हाई रिस्क डीप पेनिट्रेशन मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को देखकर पता चल रहा है कि यह हवाई हमला कोऑर्डिनेटेड था। इन हमलों का निशाना वेनेजुएला की सैनिक क्षमताओं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मादुरो के लिए पद छोड़ना समझदारी होगी, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं ये उन पर निर्भर है। अंजाम भुगतने होंगे और हुआ भी वैसा ही। अमेरिका ने हमला पूरी तैयारी के साथ किया। वेनेजुएला को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वो वेनेजुएला जो जीत के दावे करता था, वो मादुरो जो अमेरिका को चैलेंज देते थे, उनके सारे दावे हवा ही साबित हुए। तो अब आपको यह बताते हैं कि मादुरो की गिरफ्तारी पर दुनिया की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है, किस देश ने क्या कहा है। आपको अब एक एक करके वो भी दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए ही। तो अब देखिए, जब हम बात अगर रूस की करते हैं तो यहां आप देखेंगे कि किस तरीके से रूस की ओर से कहा गया कि मॉस्को चुपचाप नहीं देखेगा। इस हमले में दुनिया ने वर्ल्ड 3 के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। यानी रूस साफ साफ कह रहा है कि हम इसे वर्ल्ड वॉर 3 की तरह देखेंगे। हमने तुरंत UN सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में अब यह तय होगा कि रूस का अगला कदम अमेरिका के खिलाफ क्या होने जा रहा है। तो ये रूस का क्या कुछ कहना है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कत्ल कर वेनेजुएला पर अवैध हमला किया है। इस हमले को सीधे सीधे कोट किया गया रूस की ओर से कि यह पूरी तरीके से अवैध है। अब रूस के बाद हम बात करेंगे ईरान की। ईरान ने देखिए क्या कहा, वेनेजुएला पर हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है और सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जो पहले से गाइडलाइंस तय होती है किसी देश को फॉलो करने के लिए, यह उसका उल्लंघन है। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिका की ओर से भी सीधे सीधे ये वार्निंग है अमेरिका के लिए ईरान की ओर से कि अगर ये हमला हमारे ऊपर होता है तो हम नहीं सहेंगे। और अब ईरान के बाद आपको दूसरे देश की भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। यूरोपीय यूनियन EU की ओर से क्या कहा गया। ट्रंप संयम बरते, वेनेजुएला में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के चिंता है। यानी जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको लेकर के चिंता व्यक्त की गई है। अब आपको एक एक करके जो तमाम बता रहे हैं देशों के नाम कि स्पेन की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई। स्पेन ने कहा भीषण संकट को टालने के लिए हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। यानी जो ट्रंप आज तक कहते थे, अब वही कहा जा रहा है कि मध्यस्थता को हम भी तैयार हैं। क्यूबा की ओर से क्या कहा गया, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला पूरी महाद्वीप पर हमला माना जा रहा है। यह क्यूबा की ओर से। क्यूबा बहुत छोटा सा देश, लेकिन वो भी वार्निंग दे रहा है। कोलंबिया ने क्या कहा, अमेरिकी हमले को राजकीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय डकैती करार दिया है। यानी ये किसी देश पर हमला करना क्योंकि उसके रिसोर्सेस पर वो कब्जा चाहता है। और वेनेजुएला पर हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये ब्रिटिश PM स्टार्मर कह रहे हैं। वो ये कहते हैं जो हमला हुआ वो अमेरिका ने किया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। किम जोंग की ओर से कहा गया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करें वरना गंभीर परिणाम होंगे। यानी आप इन प्रतिक्रियाओं से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर यह बरकरार रहा, जैसे किम जोंग कह रहे हैं कि अगर नहीं रिहा किया गया तो फिर इसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ सकते हैं। तो अब एक एक करके हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर के और समझने की स्थिति को और डिटेल में कोशिश करेंगे। इस वक्त रोविंदर सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सर, बहुत स्वागत है। साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल SVP सिंह जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपका ही रुख कर रही हूं क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें डिफेंस को तो इन्वॉल्व कर दिया गया है। अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि उनके बेडरूम में घुसकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को घसीट कर बाहर निकाला गया।
दूसरी तरफ रात 9:30 बजे यह क्लेम किया जा रहा है कि अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद एक्सप्लेन करेंगे इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन क्या हम मान ले ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं है? देखिए शुड बी, सबसे पहले जो अमेरिका का एक्शन है, जहां जिधर उन्होंने उनके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को कैप्चर कर लिया, जिस पर मैं बोलूंगा एक डे लाइट रॉबरी जो रात को हुई है, उठा के ले गए। ये कैप्चर नहीं है, ये एक बहुत कमजोर देश के ऊपर अमेरिका का एक्शन हुआ है, जिसके लिए उनकी तैयारी अगस्त से चल रही थी, जबकि उन्होंने ब्लॉकेड शुरू किए और उनके जो थी नेवल ब्लॉकेड जो था बहुत तकड़ा रहा, जिसमें उन्होंने ऑयल टैंकर्स जो सैंक्शनड ऑयल थे उनके ऊपर काफी ट्रैकिंग की थी पेट्रोल बोट्स वगैरह के साथ। उसके साथ ही उन्होंने स्ट्राइकर कैरियर ग्रुप जनरल फोर्ड डिप्लॉय किया हुआ था, 15,000 ट्रुप्स थे उसके अंदर, और नेवल पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुई थी। तो ये जब हो रहा था अगस्त से ऑनवर्ड्स, अक्टूबर दिसंबर के दौरान काफी एक्टिवेशन हो गई थी, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये अचानक नहीं हुआ, ये एक्शन ये आने वाला था। अभी जो रूस ने अमेरिका ने जो एक्शन लिया है, इसमें ना 3 रेड लाइंस पार की हैं मेरे विचार के मुताबिक। सबसे पहले सॉवरेनिटी एक देश की, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। दूसरा, उन्होंने रेजिम चेंज किया है बाय फोर्स, और ये अमेरिका करता रहा है। पनामा में भी 1989 में किया था, जब जनरल नोरगे को बुश सीनियर बुश जो थे उसकी प्रेसिडेंसी में उसको कैप्चर करके अमेरिका में लाया गया था। जी सर। और तीसरा है कि एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, अंतरराष्ट्रीय एनवायरनमेंट में, कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अबडक्शन भी करेगा अमेरिका। और ये जैसे एग्जांपल हो सकता है कि ईरान है अगला, या कौन सा देश अगला है। तो चौथा जो रेड लाइन अभी निकली है कि इस समय तक लड़ाई के हालात जो विश्व में थी, वर्ल्ड वॉर हम बोल रहे थे, खतरा मिडिल ईस्ट, इजराइल, ईरान, जिसमें अमेरिका ने भी हिस्सा लिया, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हमला किया था ईरान की, और यूक्रेन रूस वॉर की। पर अभी ये वेनेजुएला में आ गया, अमेरिका के कॉन्टिनेंट में, और वो यूरोप, अभी एशिया, मिडिल ईस्ट, और ताइवान का खतरा बहुत है कि चीन का क्या अभी मसला रहेगा, चीन का क्या एक्शन होगा इसके ऊपर, ये बहुत आवश्यक है। बिकॉज वेनेजुएला के ऊपर जो हमला हुआ है, चीन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि उसकी ऑयल इंपोर्ट्स, वेनेजुएला जो नंबर 1 प्रोड्यूसर है ऑयल का विश्व में, वो इफेक्ट होगा। कैसे चीन करेगा इसको एक्सेप्ट, क्योंकि चीन मिलिटरीली यहाँ पे करना उसका बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम, स्पेस और डिस्टेंस बहुत पड़ जाता है। पर चीन की कुछ ऐसी काबिलियतें हैं इस समय, अगर हम देखें कि मॉनरो 2.0 एक्टिवेट किया गया है, मॉनरो डॉक्ट्रिन, और वो बोला जा रहा है कई सर्कल्स में ये डॉनरो डॉक्ट्रिन है 2.0, कि लैटिन अमेरिका के ऊपर अमेरिका पूरा कब्जा रखेगा, और नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो देश हैं उनका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं होने देंगे, कोई उनकी एसेट्स पैदा नहीं होने देंगे। और ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है विश्व के अंदर। 1998 और 2003 का ये रिपीटेशन हो सकता है। एक और पॉइंट मैं बता दूं कि ये जो है ना मॉनरो डॉक्ट्रिन, मैंने बोला है, चीन का जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके साथ कंपटीशन में आएगा, उसमें इसमें झगड़ा होगा, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा लैटिन अमेरिका देश के अंदर ट्रेड, उसके जो फाइनेंसेस हैं, बहुत ज्यादा तकड़ी उसमें हाजिर है। तो इसमें चीन पीछे नहीं रहेगा इकोनॉमिकली। तो ये मैं इतना पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है सर, लौट रही हूँ मैं आपके पास। अब रोविंदर सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि 1998 में भी अमेरिका ने ऐसा किया था, पनामा पर अटैक कर दिया था, और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में रख लिया था, 40 साल की सजा भी सुना दी गई थी। इसके अलावा 2003 की भी बात करें तो सद्दाम हुसैन को इसी तरीके से उठा लिया गया था इराक से, और उसके बाद फिर इराक के कोर्ट में जब यहाँ पर भी मुकदमा चला था, हमने देखा सब कुछ कि क्या कुछ हुआ था, फांसी के फंदे तक लटका दिया गया। लेकिन अब जब यहां हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा गया, लेकिन सर 1998 2003 का दौर कुछ और था, अब के हालात तमाम देशों के कुछ और हैं। क्या अमेरिका उतनी ही मजबूती के साथ स्टैंड ले पाएगा जो 1998 और 2003 के दौरान देखा, या इस बार कुछ उलटफेर हो सकता है, क्योंकि बाकी के देश तो दबाव डाल रहे हैं अमेरिका पे? अब बाकी के देश क्या दबाव डाल लेंगे, क्या कर लेंगे रियलिटी में बाकी के देश? चाइना क्या कर लेगा, रशिया क्या कर लेगा, स्टेटमेंट्स दे लेगा, दैट्स ऑल। ईरान क्या कर लेगा? आई मीन
आप छोड़िए यूरोपियन यूनियन क्या करेगा। अमेरिका के पास जो पावर है, अमेरिका अपनी पावर को अब फुल इस्तेमाल कर रहा है। पैसे की पावर, मिलिट्री की पावर जो है, ट्रंप कहता है कि हमारी पावर किस काम की, इस्तेमाल करो। सो यस, ये 2025 है, 1980 का टाइम नहीं है, 2000 का भी टाइम नहीं है, 1950 का भी नहीं, जब अमेरिका ने पिछली सेंचुरी में, तो अमेरिका ने बहुत देशों के लीडर्स को मरवाया है, कू कराया है इत्यादि, राइट। बट अब ट्रंप फिर से वापस उसी रास्ते पे जा रहा है जी। ओके, और इन्होंने जो करा है खुलेआम उल्लंघन है, ये तो इंटरनेशनल लॉ का कहा जाएगा, आप किसी भी नॉर्म का कह लीजिए, अनप्रेसिडेंटेड है ये जो हो गया है आज। और इसमें क्या होगा, यूएन की मीटिंग बुलाई जाएगी, शायद वेनेजुएला ने कॉल करी है, कोई और देश भी बुलाएंगे, वहां पर यूएन क्या कर लेगा, कोई रेजोल्यूशन तक तो पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका खुद है, जो भी प्रपोजल आएगा वीटो कर देगा। तो रियलिटी ये है कि आज की दुनिया में ये खुलेआम खुल्लम खुल्ला जंगल राज है, पीरियड, दैट्स इट। माइट इज राइट, ये है, और अमेरिका उस रास्ते पे जा रहा है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है अपना बैकयार्ड अमेरिका मानता है, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये सारे जो देश हैं, और अमेरिका का मानना है कि इन इस रीजन में कोई भी अव्वल, जैसे एसपीपी सर बता रहे थे, चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए इस रीजन में। जो सरकारें हैं, जो लेफ्टिस्ट या सोशलिस्ट है, उनको धीरे धीरे उखाड़ना है, राइट। तो वेनेजुएला अभी एक उखड़ा है, अगला नंबर बाय द वे चांस बढ़ता है, मुझे दिखता है क्यूबा का आते हुए। ठीक है, यानी सर ये प्री प्लान्ड एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तख्ता पलट की तैयारी पहले से की जा रही थी वेनेजुएला में भी। ओ एब्सोल्युटली, बिल्कुल, विदाउट डाउट, ठीक है, ये अमेरिका तैयारी बिल्कुल कर रहा था, और ये पूरा जो एग्जीक्यूट हुआ है उसी पे हुआ है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, एब्सोल्युटली। अब मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। अब एक बार फिर अपने दर्शकों को थोड़ी सी कुछ और भी डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए देते हैं कि अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला में इस वक्त जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसकी टाइमलाइन क्या कुछ है। अब आप समझिए कि जब हम बात करते हैं इन दोनों देशों के बीच में तनाव को लेकर के, तो किस तरीके से तनाव नजर आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कूटनीतिक तनाव लगातार तेज होता चला गया, ये बढ़ता ही चला गया। और ये जो तस्वीर आप इस तरफ देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो अमेरिका की ओर से दावा किया गया जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया था। और सितंबर 2025 की हम बात करें तो कैरिबियन सागर में अमेरिकी एक्शन तेज हुआ, नौसैनिक झड़पों से ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया। यानी जहां ये कोशिश होनी चाहिए थी कि शायद बातचीत के जरिए इसका समाधान ढूंढा जा सकता था, लेकिन यहां पर इसके ठीक उलट हमें कुछ ऑपरेशंस देखने को मिले। अक्टूबर 2025 में देखिए, अमेरिका ने ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर के तहत ड्रग ट्रैफिक के बहाने सैनिक गतिविधि को बढ़ा दिया। अमेरिका पहले से दावा कर रहा था कि वेनेजुएला लगातार ड्रग सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए हम उसे रोकने के लिए ये सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। नवंबर 2025 में तनाव और बढ़ा, वेनेजुएला के आसपास एयर स्पेस पर प्रतिबंध तक लगाना पड़ा। और ये कोशिश कैसे धीरे धीरे अमेरिका की ओर से बढ़ाई गई, कैसे ये इस वक्त आज जंग के मुहाने पर खड़ा हो गया है, ये उसकी पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। दिसंबर 2025 की बात करें, जो भी पिछले साल यानी पिछले ही महीने गया है, अमेरिका ने वेनेजुएला को तेल टैंकर जब्त किए और फिर समुद्र में सैन्य दबाव को बढ़ाया। यानी अमेरिका की ओर से जिस तरीके से नौ सैनिकों की ओर से लगातार वो कार्रवाइयां हो रही थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और पहुंचाई कि कैसे उनके शिप्स पर अटैक किया जा रहा था। दिसंबर 2025 में ही यहां अमेरिकी नौसैनिकों की ओर से जो घेराबंदी का ऐलान किया गया, तेल ब्लॉक करने की तैयारी हुई, युद्धपोतों की तैनाती कर दी गई। अब इससे भी आप समझ सकते हैं स्थिति कि अमेरिका पहले से मूड में बैठा हुआ था कि वेनेजुएला के साथ जो अब पंगे हो रहे हैं वो और अभी बड़े पैमाने पर जाएंगे। और 31 दिसंबर को क्या हुआ, एक दिन पहले नए साल की शुरुआत से अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर सैंक्शंस लगा दिए, दबाव और बढ़ा दिया। और इन दबाव के बढ़ने की वजह से जो आज स्थिति इस वक्त वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्तों के बीच में देखने को मिल रही है, यह हर किसी के सामने है। राजधानी काराकास में 3 जनवरी के दिन यानी आज धमाका कर दिया गया। वहां कई विस्फोट हुए और इन विस्फोट को करने के लिए कई अलग अलग तरीके के मिसाइलों का तक इस्तेमाल अमेरिका की ओर से किया गया। अब एक बार फिर अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और एक बार फिर मेजर साहब मैं आपके पास लौट रही हूं।
सर, सवाल ये भी बनता है कि जो सैन्य कार्रवाई की जा रही थी, वहां युद्धपोत तैयार किए गए, उसके बाद से हमने ये भी देखा कि वेनेजुएला के सबसे पहले जो जहाज थे उनको ब्लॉक किया गया, उन पर अटैक्स हुए। आज जो तस्वीर सामने आई, मिसाइलों से हमला किया गया। लेकिन सर, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये वही अमेरिका है जो कल तक अपने आप को नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित करवाना चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप, और अब वो उस नेता को समर्थन दे रहे हैं जो कि विपक्ष की एक बड़ी नेता है वेनेजुएला में, जो आज वेनेजुएला में है भी नहीं, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलवा दिया गया था। उनको समर्थन दिया जा रहा है क्या इनडायरेक्टली? इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जो ये मारिया कोरिना मशाडो, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसने जब प्राइज मिला तो उसने ट्रम्प का बहुत ज्यादा तारीफ की थी कि उसकी बड़ी सपोर्ट रही है, उसको डिजर्विंग था ये। तो इससे हमें क्लियर होना चाहिए कि मशाडो को वापस लाने का एक रजीम चेंज का जो हरकत हो रही है वो हो सकती है, पर कैसे, अभी बाकी सरकार जो उनके वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स आ रही है कि वेनेजुएला मडूरो के कितने लॉयलिस्ट निकलेंगे, क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर था, ऑटोक्रेटिक रूलर था, तीसरी टर्म के अंदर था। तो ये बताएं, अगर वेनेजुएला में उसकी सपोर्ट रहती है, मिलिट्री उसको बहुत सपोर्ट करती थी, अगर वो ताकत रहती है वेनेजुएला के इंटरनल अफेयर्स में, तो फिर रेजिम चेंज का जो है अमेरिका का पूरा मकसद अचीव नहीं होगा। हाँ, इतना है कि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि मडूरो के अगेंस्ट नार्कोटिक चार्जेस, ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस, उसको ट्रायल किया जाएगा और वो सजा उसकी काफी लंबी रहेगी अगर उसको प्रूव किया जाए। प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, अमेरिका के कोर्ट्स भी इतने आसानी से स्वे नहीं किए जा सकते। तो ये इतनी हालात जरूर रहेगी, परंतु हमें ये देखना है कि बेशक अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, नंबर 1 देश है मिलिटरीली, साइंस टेक्नोलॉजी में, पर उसके भी अपने थ्रेट्स है ना जो बहुत अधिकतम है। जैसे कि अभी ईरान के साथ उनका हुआ है, वेनेजुएला के साथ हो गया, लैटिन अमेरिकन देश हैं, तो वो एक इंसर्जेंट गुरिल्ला वॉरफेयर या टेररिस्ट एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए उनको अपनी होमलैंड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये एक तरह की दादागिरी जो चल रही है वो बड़े देश इस समय जो कि एक प्रॉक्सी वॉर का हालात है विश्व में, वो ताकतवर देश भी गिरता है, उसमें पकड़ा जाता है। इसमें रीजनल सिक्योरिटी जो है ना, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। जैसे कि बॉर्डर एंड रिफ्यूजी शॉक होता है जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजिंग होता है। ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं कि कोलंबिया ने अपनी फोर्सेस आगे अलर्ट कर दी हैं, उनको मूव भी किया है। फिर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो मैंने कवर किया था वेनेजुएला का, कि वो कैसे ताकत अपनी कायम रख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसके ड्रग कार्टेल्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन सर, वेनेजुएला तो पहले ही कह चुका है, वो तो ये कह ही रहा है कि चाहे इसकी जांच हो चाहे जो भी हो, क्योंकि अगर ड्रग सप्लाई का आप हम पर आरोप लगा रहे तो ये महज आरोप भर है, इसमें कहीं से कहीं कोई आपको प्रमाण नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो ड्रग का है उसका कार्टेल्स ये लैटिन अमेरिकन देशों में बहुत ज्यादा, मेक्सिको भी इंक्लूड करो तो बहुत ज्यादा खतरा है। और ट्रम्प का ये मुद्दा था कि मैं एंटी ड्रग पॉलिसी बड़ी स्ट्रांगली फॉलो करूंगा, और उसको फॉलो कर रहा है। पर एक और पॉइंट मैं रीजनल सिक्योरिटी का बताऊंगा उधर, कि कैरेबियन की जो मैरीटाइम रिस्क है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे जो मिसकैलकुलेशन हो सकती है। अमेरिका भी बेशक फोर्सेस अपनी ऑपरेट कर रहा है, नेवल फोर्सेस, इंश्योरेंस के अंदर स्पाइक्स आ सकते हैं, डिस्ट्रप्शन हो सकता है लॉफुल कमर्शियल ट्रैफिक के ऊपर उस इलाके में, तो उसमें क्या है ना, इंटरनेशनल ट्रेड में बड़ा फर्क आएगा। तो इसमें क्या है कि ये सारा ना रीजनल क्राइसिस का जो एक मैनेजमेंट मैकेनिज्म गिना जाता है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। कहां तक अमेरिका का होल्ड रहेगा, कहां तक चीन अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करेगा ट्रेड के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। ऑलरेडी रेयर अर्थ के ऊपर उन्होंने अमेरिका को बिल्कुल खींच के रखा हुआ है। तो ये नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल ताकतवर देश है, जैसे चाहता करे। दादागिरी कहीं तक चल सकती है, कहीं आके रुकावट होगी घोड़े की। तो मैं समझता हूं कि वेनेजुएला एक बहुत ही लिटमस टेस्ट आ गया है अमेरिका के लिए। और उधर चीन अगर ताइवान की कोई मूवमेंट करता है, जैसे रिसेंटली एक्सरसाइज उन्होंने की थी नेशनल मिशन 25,
ठीक है वो खतरा भी अमेरिका को कामयाब रखना पड़ेगा, उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। एक पॉइंट मैं और बोलूंगा कि भारत का इसमें क्या है। देखो, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट सामने आ गया है। किस तरह क्या बोलेगा, क्या कंडेम करेगा, क्या नहीं बोलेगा। बिल्कुल भारत को इस समय अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को बिल्कुल इंटरनलाइज करना पड़ेगा। इस साल ब्रिक्स 2026 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। उसको कैसे ये हैंडल करेंगे भारत, वो एक बहुत लीडरशिप के ऊपर, भारत के ऊपर बिल्कुल। एक बड़ा टेस्ट आने वाला है। और मैं समझता हूं भारत उसमें काफी कामयाबी से पेश आएगा, ग्लोबल साउथ को लाएगा साथ, और ऐसे देश साथ आएंगे। डी डॉलराइजेशन की बात होती है, नेशन टू नेशन करेंसी का होगा, चीन भी उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है सर, ठीक है, लॉटरी में आपके पास रविंदर सर। अभी जैसे हमें मेजर साहब भी यही बता रहे थे कि अब आने वाले समय में हालात अभी और बिगड़ते हुए दिखाई देंगे बाकी देशों के साथ में भी, लेकिन अमेरिका बहुत मजबूती के साथ अपना स्टैंड रख रहा है और वो ये कह रहा है, यहाँ तक कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही एक खबर और भी देखी और पढ़ी भी थी कि कैसे यूएन को भी सख्त हिदायत दी गई है कि कुछ पॉलिसीज का वो पालन करे, कुछ चीज़ों को वो बेहतर तरीके से समझ ले तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो फंडिंग जाती है उसमें अभी और कटौती होगी। तो क्या ये इनडायरेक्ट वे में पहले से यूएन को भी बताने और समझाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर ऐसी स्थितियां सामने आती है जो आज वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में देखने को मिल रही है, कोई तुम्हारे पास जाए भी तो तुम्हें किसका पक्ष लेना है? हाँ, नहीं, डेफिनेटली यस। देखिए, यूएन के रिफॉर्म की बड़े अलग अलग बातें हैं। यूएन में रिफॉर्म चाहिए भी, नो डाउट, बट यूएन का प्रॉब्लम ये है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो 5 मेंबर हैं, जी। ये अपने रोल गिव अप नहीं कर सकते। इनके पास वीटो है, सबके पास, कोई अपनी एग्जिस्टिंग वीटो तो गिव अप करेगा नहीं। एट द सेम टाइम ये अपने इस क्लब में किसी नए को वेलकम भी नहीं करना चाहते, उसको वीटो दे देंगे तो इनकी अपनी वीटो डाइल्यूट हो रही है। बिल्कुल। तो यूएन का रिफॉर्म तो एब्सोल्युटली बहुत ही लो चांसेस दिखते हैं ओवरऑल। बट यस, ट्रंप सरकार ने जो यूएन को अपने हिसाब से जो मोल्ड करना चाहती है, उसका डेफिनेटली यस, उन्होंने उसको नोटिस दिया है, वार्निंग्स दी है, आप कहेंगे उसे मैसेजिंग करा है। बट ऑन द अदर हैंड, यूएन को लेकर के अमेरिका को कोई खास जरूरत भी नहीं है। अमेरिका जिस हिसाब से फिलहाल अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहा है, जो उसे एक्शन करने हैं वो खुद कर रहा है। यूएन पे जाने की जरूरत नहीं है। जहां सैंक्शंस लगानी है, ईरान पे सैंक्शंस लग रही हैं, रशिया पे सैंक्शंस लगी हैं, यूएन ने तो नहीं लगाई ना, अमेरिका ने लगाई है, उस पे चल रहा है। तो अमेरिका को यूएन का एज सच स्ट्रेटेजिकली अगर हम कहें, और बहुत कोर उसमें अमेरिका उसको इग्नोर और निग्लेक्ट कर रहा है। बट लेकिन यस, सर अमेरिका सवाल तो फिर ये भी बनता है कि जिस चीन को लेकर के विस्तारवादी सोच वाला अमेरिका बताया करता था, यहाँ तो अमेरिका भी वही करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस सवाल के साथ ही आपके पास दोबारा लौटूंगी। सर बस 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। एक और बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिका के एक्शन से इस वक्त भड़क उठा है चीन, और इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का इसे उल्लंघन बता दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त चीन का इंटरफेरेंस सामने आ चुका है। चीन ये दावा करता है कि ब्राजील, आप चीन हो ब्राजील हो, दोनों की ओर से कहा जा रहा है। ब्राजील ने भी ये कहा है कि जो अटैक हुआ वो गलत है। वेनेजुएला पर हमला जो हुआ है वो पूरी तरीके से गलत बताया गया है। मदुरो को गिरफ्तार जो किया गया वो पूरी तरह अराजकता के तहत में है। तो आप सोचिए, एक और चीन, दूसरी तरफ ब्राजील, ये दोनों देशों की ओर से अमेरिका के खिलाफ ही बयानबाजी की गई है। तो लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये खबर सामने आ रही है, वेनेजुएला पर अमेरिका के एक्शन से चीन भड़क उठा है, और चीन के भड़काऊ जो बयान सामने आया है। अब ये सोचिए, चीन सीधे सीधे कह रहा है कि वेनेजुएला पर जो हमला हुआ है यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ब्राजील कहता है वेनेजुएला पर हमला, मदुरो की गिरफ्तारी अराजकता है। यानी कुछ और देशों के साथ साथ अब चीन और ब्राजील का रिएक्शन भी आ चुका है, और आपने इससे पहले भी कुछ और देशों के रिएक्शन सुने। उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने की मुहाने पर है। अगर इस तरीके की हरकत दोबारा अमेरिका की ओर से जारी रहती है और राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा जाता, तो फिर इसका खामियाजा अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। एक बार फिर से मेहमानों को हम रुक कर लेते हैं। रविंदर सर, मैं आपके पास दोबारा लौट रही हूं, और मैं यही समझना आपसे चाहूंगी कि अब तो चीन और ब्राजील का रिएक्शन भी आ गया, ये भी अगेंस्ट में अमेरिका के। या श्योर आ गया रिएक्शन, पर उस रिएक्शन का, उनके स्टेटमेंट्स का मटेरियल कंडीशन सिचुएशन पे क्या असर है? कोई असर नहीं है। ठीक है, चाइना वार्निंग दे रहा है या कह रहा है कि अमेरिका के इस एक्शन का
अमेरिका को खामियाजा भरना पड़ेगा इत्यादि, वो अमेरिका देखेगा। और जैसे जनरल सर एसपीपी सर बता रहे थे, वेनेजुएला में जब डिस्टर्बेंस और बढ़ेगी, उथल पुथल टर्मोइल होगा, तो यहां से बहुत अमेरिका के बॉर्डर्स पे आने के लिए, राइट। तो रेफ्यूजी क्राइसिस बल्कि बढ़ भी सकता है इमिग्रेशन को लेकर के अमेरिका के बॉर्डर्स पर, राइट। जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो ड्रग्स के गैंग्स भी और चलेंगे, तो वो भी अमेरिका तक पहुंच सकता है। तो ये चीजें अमेरिका को डेफिनेटली इंपैक्ट कर सकती है, बट अमेरिका इस समय अपना कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। उसे है कि मेरा जो स्टेप है, मेरे जो कदम है, इसके चलते मेरे को, दैट इज अमेरिका को, कोई नुकसान नहीं होगा, और जो चैलेंज आएगा उसको हैंडल कर लिया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि यहाँ भारत का क्या स्टैंड हो सकता है? भारत का स्टैंड, आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें किसी का कुछ, हमें एक तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे विल कॉल फॉर पीस एंड शांति, राइट। एंड सेकेंडली हम कहेंगे कि दोनों पार्टीज क्या है, वेनेजुएला में पीस एंड शांति का होगा। हम डेफिनेटली ये इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट करा है जो अमेरिका ने करा है, पर मेरे ख्याल से हम इसको कोई ज्यादा स्ट्रांगली नहीं बोलेंगे, हम पोलाइटली अपने मैसेज में वो कन्वे करेंगे। अदरवाइज हम ये भी देखेंगे कि दुनिया में, देखिए वेनेजुएला का जैसे बात हो रही है, दुनिया के लार्जेस्ट रिजर्व्स है, प्रोड्यूस नहीं करता, रिजर्व लार्जेस्ट है जी। तो अगर ये रेजिम चेंज हो जाती है और एक नई रेजिम आती है जो अमेरिका से फ्रेंडली है, तो वेनेजुएला का जो तेल है वो वर्ल्ड मार्केट में आएगा। और जब वेनेजुएला का तेल अगर वर्ल्ड मार्केट में आएगा तो दुनिया के क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिर सकती हैं, तो वो एक अलग इंपैक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। सर विपक्ष के नेता जब मचाडा का नाम सामने आता है तो फिर हम ये भी जानना और समझना चाहेंगे कि इससे अमेरिका को कितना फायदा पहुंचेगा? सॉरी, किससे? सर इस चीज से विपक्षी नेता जब मचाडा का नाम सामने जो आ रहा है, तो क्या अमेरिका को इसका कोई बेनिफिट मिल रहा है? वो यार डेफिनेटली, देखिए अमेरिका तो चाहता है ना कि वेनेजुएला से लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट विचारधारा पूरी की पूरी उखड़ जाए, और जो भी पॉलिटिशियंस आए, जो भी सरकार आए वेनेजुएला में, वो अमेरिका के प्रति फ्रेंडली हो और अमेरिकन कंपनीज को बिजनेस के लिए अच्छे से वेलकम करे, राइट। तो इन दोनों चीजों को लेकर के, तो अभी जो अमेरिका ने करा है मदुरो को निकाल के, अभी अमेरिका का ऑब्जेक्टिव अचीव फुल्ली नहीं हुआ है, क्योंकि अभी केवल मदुरो निकाला गया है। वेनेजुएला में उनकी सरकार अभी है, वाइस प्रेसिडेंट शायद इंटरिम प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं, उसी विचारधारा का। वेनेजुएला की आर्मी जो है वो भी बिल्कुल साथ खड़ी है अपनी सरकार के। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं हम जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? कुछ जवाब तो दे नहीं सकते, पर कहने को है ठीक है, मतलब खड़े हैं। तो वेनेजुएला के अंदर अभी रेजिम चेंज होता दिखता नहीं है, बट आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब डिफेंस के लिहाज से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश के साथ अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो फिर उनके पास क्या कुछ ऑप्शंस बचते हैं। एसपीपी सिंह सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब वहां की आर्मी अभी भी कह रही है कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन और क्या क्या है, क्योंकि अब उन्हें कौन लीड करेगा, किस तरीके से वो आगे मूव करेंगे, या फिर अभी थोड़ा सा इंतजार वो करेंगे? ऐसे सिचुएशंस में डिफेंस मूव क्या कहती है? देखें, आप डिफेंस के लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका की एक बड़ी मास्टर मूव रही है। उन्होंने कोई ट्रुप्स ऑन ग्राउंड वेनेजुएला में नहीं रखे। ये ऑपरेशन था, उन्होंने हेड ऑफ स्टेट को लेके चले गए। कोई ट्रुप्स नहीं है, एरियल और सी वॉरफेयर है। एरियल में भी कोई रिएक्शन नहीं आई। वेनेजुएला का एयर डिफेंस बिल्कुल अलर्ट नहीं था जब इतनी हरकत हो रही थी, लड़ाई का मामला आ रहा था। सर माफी के साथ यहाँ आपको रोक रही हूँ, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर, पहले हम दर्शकों को बता दें कि वेनेजुएला पर हमले को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि वेनेजुएला पर हमले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है, और बताया ये जा रहा है कि बेडरूम से मदुरो को कैसे खींचकर घसीटकर बाहर निकाला गया है। बेडरूम से मदुरो और पत्नी सीलिया को यूएस के जो तमाम यहाँ सैनिक पहुंचे हुए थे उनकी ओर से घसीट करके ले जाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको वेनेजुएला से जुड़ी हुई दे रहे हैं। वेनेजुएला पर हमले को लेकर के ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है। अब देखना यह होगा कि मदुरो और पत्नी सीलिया को जब यहां से यूएस के सैनिक लेकर के गए तो फिर इसके बाद अब अगला कदम उनका क्या होता है, क्योंकि जो पहली तस्वीर सामने आई है ये तस्वीर उसी दौरान की बताई गई जब यहां पर सैनिक पहुंचे और उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। तो फिलहाल ऑपरेशन पूरा लाइव देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जिस दौरान ये सब कुछ हुआ था,
और ये हम आपको लगातार यही समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम मदुरो और उनकी पत्नी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ये बड़ी खबर भी बता रहे हैं। वेनेजुएला पर हमले को लेकर के जो खबर सामने आई है, बताया ये जा रहा है कि अब मदुरो पत्नी सिलिया न्यूयॉर्क लाए जा रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट है, उन्हें न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। बेडरूम से मदुरो और पत्नी सिलिया को लेकर के घसीट करके खींचा गया था और उसके बाद उन दोनों को हिरासत में लेकर के अमेरिका लाया गया। बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क लेकर के जाया जा रहा है। एक बार फिर आप अपने मेहमानों का भी रुख कर लेंगे और उनसे भी स्थिति को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, क्योंकि हम बातचीत कर रहे थे इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट से। तो सिंह सर, मैं आपके पास एक बार फिर लौटना चाहूंगी और मैं पहले चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कर ले। देखिए, जो आपने लास्ट पॉइंट कवर किया है कि उनको घसीट के ले गए, एक मास्टर मिलिट्री ऑपरेशन है ये, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। और मेरे को रिकॉल होता है उसामा बिन लादेन को जैसे पाकिस्तान से उठाया था अमेरिका ने, वो भी उसको एक घर से उठा के ले गए जो कि पाकिस्तान कंटोनमेंट के अंदर था। तो ये भी ऑपरेशन वैसा रहा है। और डेल्टा फोर्स जो अमेरिका की है उसका एक बहुत ही कामयाबी का ऑपरेशन रहा है ये। और मैं बता रहा हूँ मास्टर मूव ये रही है कि कोई ग्राउंड इन्वेजन नहीं है अमेरिका की। तो जो वेनेजुएला का डिफेंस है वो अपनी डिफेंस ताकत इतनी रख सकता है कि उसके ऊपर कोई ग्राउंड हमला ना हो, एरियल हमला और कोस्टल लाइन जो सी लेन है वो तो पूरी ब्लॉकेट के साथ अमेरिका ने किया हुआ है। उतनी काबिलियत वेनेजुएला में नहीं है कि उसके ऊपर रिएक्शन कर सकते हैं जी। तो अपनी लैंड टेरिटरी को बचाएं, इतना वेनेजुएला के लिए काफी है। और अमेरिका ने जो अपनी ये ताकत दिखाई है, ये मतलब टाइम टू टाइम अमेरिका दूसरे देशों में जाता रहा है। नहीं है कि किसी देश के राष्ट्रपति के बेडरूम में कोई घुस गया, दूसरे देश के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन्हें घसीट करके बाहर ले जाया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। तो सर, इस वजह से भी ये सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या यहाँ पर सैन्य अब मजबूती इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ इस वजह से वहां पर सुरक्षा कर्मी भी पीछे हट गए थे, चुप रह गए, या फिर इसके पीछे कोई और वजह माने? बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। हो सकता है कि हम बोल रहे हैं कि मिलिट्री लॉयल थी मडूरो को, हो सकता है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस सीआईए ने ऐसा रोल प्ले किया है कि जो उसके इंटरनल कॉर्डन था सिक्योरिटी का वो कॉम्प्रोमाइज किया गया है, इसीलिए बड़ी आसानी से एक राष्ट्रपति को उठा के ले गए हैं। डेफिनेटली एक इंटेलिजेंस फेलियर है और उसमें अमेरिका को मैं समझता हूं, मैं पूरे पॉइंट दूंगा कि इतना कामयाब ऑपरेशन उन्होंने किया है इंटेलिजेंस के ऊपर कि एक देश का राष्ट्रपति को उठा के ले जाए उसकी पत्नी के साथ। तो ये एक बहुत ही मैंने शुरू में भी बोला था कि कुछ डेंजरस ट्रेड्स है, कुछ रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं। इनमें से एक ये भी है कि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एब्डक्शन मैं बोलूंगा जो की गई है, ये एक बहुत खतरा पैदा करती है कि कोई और हेड स्टेट को भी होगा। पर क्या है कि अमेरिका ये करता आया है, जैसे अपना रॉबिन साहब ने भी बोला है पिछली सेंचुरी में करते आए हैं, यहाँ मरवाते रहे हैं, किलिंग्स कराई है, हेड्स ऑफ स्टेट की है, उनको उठाया है। मैंने भी एग्जांपल दिया था जनरल नोरेगो का, कई और एग्जांपल हैं अमेरिका के। पनामा के अलावा ग्वाटेमाला में 1954 में उन्होंने सीआईए बैक किया था ये कू, जिसमें उनका प्रेसिडेंट आर्पेंस को उठाया गया था। और फिर चिली में हुआ था 1973 में, कोवर्ट सपोर्ट दी थी, ओवरथ्रो किया था प्रेसिडेंट साल्वाडोर एलेंडे को। और फिर ग्रेनाडा में 1983 में हुआ था, जिसमें यूएस इन्वेजन से मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट को गिराया गया था। तो ये जो है कि ये अमेरिका बहुत ऑपरेशंस करता है, करता आएगा, इसकी ताकत है, उसकी ताकत है, वो करेगा। और जैसे उसका ये बैकयार्ड है, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ में कनाडा, देखो कनाडा का वो 51st स्टेट बनाना चाहता है इस समय, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो अमेरिका की जो ताकत है वो सारी सामने है। और एक आपने वर्ल्ड वॉर 3 का जो खतरा बताया था, मैं समझता हूँ वो खतरा नहीं है। क्यों? देखो रूस तो यूक्रेन के अंदर लगा रहेगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। चीन है, वो एक अपनी बुद्धि के तरीके से मूव करता है कि लड़ाई के हालात में नहीं जाता। उसके पास एक ताइवान का वेपन है और अमेरिका उसके ऊपर गौर करेगा, उसके ऊपर अलर्ट रहेगा और अमेरिका को हानि पहुंचा सकता है। ताइवान के ऑपरेशन के ऊपर अमेरिका हिल सकता है उसके। तो ये अगर मिलिटरीली हम देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस समय इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में है, 3 स्थान पे है। वेनेजुएला में आ गई, लैटिन अमेरिका, यूक्रेन में है और तीसरा ताइवान। तो ये, और चौथा मैं बोलूंगा मिडिल ईस्ट में जो है कि
सेकेंड ऑपरेशन करना चाहता है इसराइल ईरान के ऊपर, और अमेरिका भी धमकी दे रहा है उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर ये करेंगे, ये सब रीजनल ही इफेक्टेड रहेंगे, वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, भारत उसमें हिस्सेदार नहीं होगा, और मैं समझता हमारे को उसमें फायदा रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।